वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी में 18 अगस्त को आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 2022 में खीरे का सर्वाधिक निर्यात किस देश ने किया है? तो हमारा देश भारत खीरे का सबसे ज़्यादा निर्यात किया है। दूसरा क्वेश्चन है 75वां संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है? तो केरल। अब केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल कहाँ है? ये है हमारा भारत और इस तरह से यहाँ केरल है। ठीक है, केरल की राजधानी है त्रिवनंतपुरम। ठीक है, उसके जो सीएम है वो है पिनरयन विजयन। ठीक है, केरल के बारे में इतना ही। और यहाँ जो है ना झील पाए जाते हैं उसको कयाल कहा जाता है ना। यहाँ जो सॉल्ट लेक पाए जाते हैं ना, खारे पानी की झील, उसे कयाल कहा जाता है केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य में 2022 तक पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? ठीक है, तो नागालैंड ऐसा राज्य है जिसमें अभी तक पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, क्योंकि नागालैंड को कश्मीर के तरह ही विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अब हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था पहली बार, है ना। लेकिन 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के अनुसार पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है बार बार कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है ना कौन सा समिति है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है ना पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कि पहली बार नागौर जिले में राजस्थान में स्टार्ट शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में, है ना। और उसके बाद 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के अनुसार पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। और ये समिति है बलवंत राय मेहता समिति, है ना, जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय। 3 स्तर है। ग्राम पंचायत, ठीक है, दूसरा है प्रखंड लेवल पर, दूसरा है जिला लेवल पर, तीसरा है जिला लेवल पर। तो ग्राम पंचायत होता है ना, इसका प्रमुख होता है मुखिया। प्रमुख लेवल पर होता है पंचायत समिति प्रखंड लेवल पर, और जिला लेवल पर होता है जिला परिषद। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इतना सब कुछ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि किसने बैडमिंटन चैंपियनशिप बर्मिंघम में सिल्वर मेडल जीता है? तो पीवी सिंधु बहुत ही बैडमिंटन की खतरनाक प्लेयर है। इन्होंने जीता है बैडमिंटन चैंपियंस, है ना, बर्मिंघम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का काम क्या होता है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एक है ना गर्भ निरोधक है ना दवा है मेडिसिन है, जो क्या करता है ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन को रोक देने का काम करता है ना। औरतों के ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन को रोक देता है, जिससे वो प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकती है। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन, अब ये फर्टिलाइजेशन क्या है, ओव्यूलेशन क्या है ना, तो ओवम का बनना है ना। औरतों में ओवम का बनना क्या होता है? ओव्यूलेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि फीमेल और मेल के है ना गैमेट्स का मिलना, फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म जब आपस में मिलते हैं ना तो और मिलकर एक युग्म बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन FALLOPIAN फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की है ना स्थापना किया। तो एक क्वेश्चन ये भी होता है बार बार कि ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किया था। कब? 1828 ईस्वी में। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में है ना उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल की सहायता से
सती प्रथा का उन्मूलन करवाया था। सती प्रथा को खत्म करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था राजा राम मोहन राय का। 1929 ईस्वी में हमारे देश से सती प्रथा को खत्म कर दिया गया। उस समय हमारे देश के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। उनकी सहायता से राजा राम मोहन राय ने खत्म कर दिया किसको, सती प्रथा को। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा की उपाधि इनको मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था, जब इनको है ना भेजा जा रहा था वहां अपने प्रतिनिधि के तौर पे इंग्लैंड। तो इनको राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। कब? 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किसने? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। और दयानंद सरस्वती ने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये हो गया है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कीटोन समूह का प्रथम एवं द्वितीय यौगिक का नाम बताएं। कीटोन। अब कीटोन क्या होता है सबसे पहले हम लोग वो जान लें। कीटोन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 COCnH2n+1। ये कीटोन का सामान्य सूत्र है। तो कीटोन का पहला जो प्रथम यौगिक है वो हो जाएगा प्रोपेनोन। और दूसरा जो हो जाएगा उसका नाम है ब्यूटेनोन। अब इसका सूत्र तो CH3COCH3 और इसका ब्यूटेनोन का हो जाएगा C2H5COCH3। ये हो गया ब्यूटेनोन का सूत्र। और ये हो गया क्या? CnH2n+1 CnH2n+1। ये क्या हो गया? तो कीटोन का सामान्य सूत्र। इसको किसी किताब में ऐसे भी लिखा CnH2n+1 इसका ट्वाइस और CO। इस तरह से भी कीटोन का सामान्य सूत्र है। ये कीटोन का सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कीटोन का सामान्य सूत्र ये या तो ये है ना। कीटोन ग्रुप का प्रथम यौगिक कौन है? प्रोपेनोन। सूत्र क्या होता है? CH3COCH3। ब्यूटेन है क्या? दूसरा यौगिक है कीटोन ग्रुप का, तो C2H5COCH3 इसका सूत्र होता है। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक जैसा है? एक जैसा तो एक ऑप्शन था C3H8 C5H12 C4H10 और C6H14 है ना। ये गौर से देखने पे पता चलेगा ये सब के सब अल्केन ग्रुप के हैं। अल्केन ग्रुप है ना। अल्केन ग्रुप अल्केन। ठीक है। अल्केन इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। मतलब कार्बन जितना रहेगा हाइड्रोजन उसके दोगुने से 2 ज्यादा। तो कार्बन यहाँ देखते हैं कितना है? 3। तो 3 का दोगुना कितना होता है? 6 और उससे 2 ज्यादा तो 8 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से ये देखो कि कार्बन है 5 तो हाइड्रोजन कितना है? इसके दोगुने से 2 ज्यादा। ये कार्बन है यहाँ 4 तो हाइड्रोजन कितना है? इसके दोगुने से 2 ज्यादा। ठीक है। तो ये अल्केन, ये सब का सब अल्केन है। ठीक है। अल्केन। अब अल्केन का नाम ये इसका नाम लेंगे तो प्रोपेन, इसका नाम लेंगे तो पेंटेन, इसका नाम लेंगे तो ब्यूटेन, इसका नाम लेंगे तो हेक्सेन। ठीक है। तो एक होता है एल्केन, एक एल्कीन, एक होता है एल्काइन। ये सब के सब हाइड्रोकार्बन के प्रकार हैं। हाइड्रोकार्बन इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। कार्बन जितना रहेगा हाइड्रोजन उसका दोगुना। और इसका होता है एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? संयोजन अभिक्रिया।
कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। तो पहली बात कि हम लोग जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। संयोजन अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें अभिकारक एक से ज्यादा हो और उत्पाद एक ही बने। जैसे कि देखो, ए ने बी के साथ अभिक्रिया किया और सी बना लिया। इसमें क्या हम देखते हैं कि अभिकारक एक से ज्यादा है, 2 है, और क्या है कि उत्पाद क्या है? एक है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें है ना रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो और प्रोडक्ट एक ही बने, ठीक है, तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये था, ए प्लस बी मिलके क्या बन रहा है? ए बी के साथ अभिक्रिया करके सी बना रहा है, तो ये ऑप्शन सही था, ठीक है। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है अगला 10। तो उसमें कहा गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है, ये कौन सा अभिक्रिया है? हाइड्रोजन ने संयोग किया ऑक्सीजन के साथ और बना लिया जल, ठीक है। तो ये इधर वाले को कहा जाता है अभिकारक, रिएक्टेंट, इधर वाले को कहा जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट केवल एक बने, है ना, प्रोडक्ट केवल एक बन रहा है, जल बन रहा है, तो इसीलिए क्या कहेंगे? ये एक संयोजन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो और प्रोडक्ट सिर्फ एक हो, ठीक है। प्रोडक्ट एक हो और रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो तो उसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल का वर्गीकरण किया, है ना, तत्वों का वर्गीकरण किया और पीरियोडिक टेबल बनाया। वो किस आधार पे किया? तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में आधार बनाया था परमाणु द्रव्यमान को। परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाते हुए, है ना, तत्वों का वर्गीकरण किया, है ना। उस वर्गीकरण से एक टेबल बना, उस टेबल को कहा गया, है ना, मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है। लेकिन वो आवर्त सारणी इतना सक्षम नहीं था, है ना। तो बाद में क्या हुआ कि मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? मोसले ने, ठीक है। तो उसने आधार किसको बनाया? तो परमाणु संख्या को आधार बनाया। और मेंडलीव ने किसको आधार बनाया? परमाणु द्रव्यमान को, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया मोसले ने, और उसने परमाणु संख्या को आधार किसने बनाया? मोसले ने। और परमाणु द्रव्यमान को किसने बनाया? मेंडलीव ने, ठीक है। और अभी तक, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी चल ही रहा है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ खामियां थी जिसको लेकर के बाद में, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी आई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किसका रासायनिक नाम है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किसका रासायनिक नाम है? क्या है? कैल्शियम CaSO4 2H2O, है ना, ये किसका रासायनिक नाम है? तो ये जिप्सम का रासायनिक नाम है दोस्तों, ये जिप्सम का रासायनिक नाम है, ठीक है, जिप्सम। तो इसी जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं, CaSO4 2H2O को जब हम गर्म करते हैं तो ये बन जाता है CaSO4 हाफ H2O। तो इसको कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जिप्सम को, इसी जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। उसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। तो ये था जिप्सम के बारे में। अब आगे हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि फोकस दूरी किसका धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फोकस दूरी किसका धनात्मक होता है? तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो अगले हो सकता है कि अगले शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाए कि किसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेंस के आवर्धन का सूत्र क्या होता है? लेंस के आवर्धन का सूत्र होता है V/U, ठीक है। हो सकता है अगले शिफ्ट में ये पूछ ले कि दर्पण का आवर्धन का सूत्र क्या होता है? आवर्धन, इसको भी M से ही सूचित करते हैं, तो क्या होता है? -V/U, ठीक है। तो ये लेंस का है, लेंस के आवर्धन का सूत्र है, और ये दर्पण के आवर्धन का सूत्र है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, है ना। रेसिस्टेंस को पैरेलल क्रम में जोड़ने पर
समतुल्य प्रतिरोध क्या क्या होता है ना। मान लेते हैं ये एक रेसिस्टेंस है और ये भी एक रेसिस्टेंस है, ठीक है। इसका नाम है R1, ये है R2, ठीक है। इसको जब है ना जोड़ा गया है पैरेलल में, है ना, तो समतुल्य प्रतिरोध जो होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा, वो R1 से भी कम होगा और R2 से भी कम होगा, ठीक है। इसके विपरीत अगर दोनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, ये R1 और R2, तो समतुल्य प्रतिरोध जो होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, वो R1 से भी बड़ा होगा और R2 से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, है ना। रेसिस्टेंस को, है ना, प्रतिरोध को दो तरह से जोड़ा जाता है, एक समानांतर क्रम में, एक श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो समानांतर क्रम में जोड़ने पर जो है ना समतुल्य प्रतिरोध आता है वो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है ना। और श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से ज्यादा होता है, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, OHM, है ना, सिंबल में लिखते हैं ऐसे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम, ठीक है। तो हम लोग आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। एक कॉइल जिसमें 6 टर्न है ना, क्वेश्चन नंबर 16, एक कॉइल जिसमें 6 टर्न है वह एक सिंगल टर्न की तुलना में कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, किसी भी कॉइल में इस तरह से तार लपेटा जाता है और इसमें करंट दे दिया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो, है ना, टर्न, है ना, कॉइल की, है ना, संख्या कितनी बार लपेटा गया उसके सीधा समानुपाती होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब कॉइल के, है ना, टर्न के सीधा समानुपाती होता है, टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो 6 वाले का जिसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा टर्न है उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो किसका ज्यादा है? तो 6 टर्न वाले का, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? एक वाले से 6 गुना होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका आंसर है प्रकाश का अपवर्तन, है ना, प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग लाइट चैप्टर में पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? कहा जाता है कि प्रकाश जो है ना एक माध्यम से, है ना, दूसरे माध्यम में, विरल से सघन या सघन से विरल में जब प्रवेश करती है तो वो अपने, है ना, अपने पाथ को चेंज कर लेती है, अपने, है ना, रास्ते को बदल लेती है, उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो तारे टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन, है ना, इसीलिए। और अगला इससे संबंधित और सारे क्वेश्चन में बता दूं, है ना। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्योदय और सूर्योदय से पहले ही, है ना, हमको उदय हुआ नजर आता है, और सूर्यास्त के बाद, जबकि सूर्यास्त हो चुका होता है, फिर भी लगता है कि सूरज उगा हुआ है। वो आभास होता है, हमारे आंख को धोखा होता है। वो किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है ना। एक क्वेश्चन आता है कि खतरे का रंग लाल क्यों होता है? खतरे का रंग लाल क्यों होता है? तो खतरे का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है ना। लाल रंग का, है ना, तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा होने के कारण उसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है और ज्यादा दूर तक दिखाई दे। जितना दूर तक लाल कलर दिखाई देगा, है ना, उतना दूर तक कोई भी कलर नहीं दिखाई देता, इसीलिए खतरे का रंग लाल होता है, ठीक है ना। जब हम लोग किसी पानी से भरे हुए बाल्टी में सिक्के को डालते हैं तो वो अपने जगह से उठा हुआ प्रतीत होता है, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है, वो, है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है CGA कौन है? हमारे देश के अभी CGA कौन है? तो सोनाली सिंह है, हाल ही में इनका नियुक्ति हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन आ गया। तो CGA की बात हो गया तो हम लोग कैग की भी बात कर ले, CAG कैग की बात कर ले, CAG कैग आने समय में अभी वर्तमान में हमारे देश के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? GC मुर्मू हमारे देश के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है कौन? GC मुर्मू, है ना। अगला, और ये, है ना, कैग की चर्चा हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? तो अनुच्छेद
अनुच्छेद 148 में हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग की चर्चा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की चर्चा है। ठीक है, अभी वर्तमान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 19, 25वां है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हमारे देश का भारत का 25वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन है ना? प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। हाल ही में इनका नियुक्ति हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है ना? ये ऐसा मौलिक अधिकार है, ये ऐसा मौलिक अधिकार है जो इमरजेंसी के टाइम है ना, आपातकाल के समय भी नागरिक से नहीं छीना जा सकता है। ठीक है, ये वाला अनुच्छेद 21। अब हम लोग बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की चर्चा हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किया गया है ना? मौलिक अधिकार की चर्चा हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में किया गया है। हमारे संविधान में है ना नागरिकों को कितना मौलिक अधिकार दिया गया है? तो 6 मौलिक अधिकार हमारे देश में नागरिकों को दिया गया है। 6 मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में, मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मौलिक अधिकार को किस संविधान में, हमारे संविधान भारतीय संविधान में किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान में, यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार को हमारे संविधान में लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 5R में क्या नहीं है? 5R में क्या नहीं है? री इन्फोर्समेंट 5R में नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? इससे बहुत कुछ होता है। अगर ये कहीं पानी में है तो उसको जलीय जीव खा लेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके कारण क्या होगा? जलीय है ना वातावरण का है ना इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। अगर ये मिट्टी में है तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम कर देती है, क्योंकि मिट्टी में रहने के बाद है ना प्लास्टिक क्या करती है कि अपने से एक मतलब जहरीला गैस छोड़ती है, जिसके कारण मिट्टी का उपजाऊ पावर खत्म हो जाता है ना। इसके लिए तो इससे बहुत नुकसान है प्लास्टिक से, इसीलिए जितना हो सके है ना हमारे प्रधानमंत्री ने है ना कहा है कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया। हमारे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को कब से बैन किया गया है? 1 जुलाई से बैन कर दिया गया है। हमारे भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये अनाउंस किया गया है। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, उत्सर्जन तंत्र से एक सवाल था, क्लियर नहीं है, लेकिन उत्सर्जन तंत्र हमारे मानव शरीर में उत्सर्जन का मतलब होता है कि जो ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर से है ना जो अवांछनीय पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए जहर है उसको बाहर निकालता है, जैसे यूरिया मूत्र है ना हमारे शरीर के लिए जहर है ना, तो उसको निकालने का काम करता है। तो वैसे तंत्र को कहते हैं क्या? उत्सर्जन तंत्र, जिसमें क्या किडनी भी है ना, स्किन, ये सब क्या है उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं। यूरिन ब्लैडर है ना, मूत्र संग्राहक है ना। तो किडनी क्या काम करता है? ब्लड को छानने का काम कर रहा है। किडनी हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में 2 होता है और दोनों का काम होता है कि ब्लड को छानने का काम। ब्लड में जो यूरिया होता है, ब्लड में क्या होता है? यूरिया, हमारे ब्लड में जो यूरिया बन जाता है अभिक्रिया के बाद, उस यूरिया को बाहर निकालने का काम करता है कौन? किडनी। छानने का काम, छन्ना है किडनी समझ लो है ना, जिस तरह से हम लोग चाय पत्ती से है ना चाय से चाय पत्ती को छानते हैं, उसी तरह से किडनी का काम है हमारे शरीर के ब्लड को छानना और उसमें से यूरिया को अलग करना। यूरिया को अलग करके मूत्र के साथ भेज देता है मूत्र संग्राहक में और वहां से बाहर निकल जाता है यूरिया, जो कि बहुत ही खतरनाक पदार्थ है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, मुगलों ने प्रथम मॉडर्न सिटी कहाँ बनाया था? ठीक है, मुगलों ने प्रथम क्वेश्चन नंबर
24 है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म है ना। अब चलो बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन था, ये क्लियर नहीं है लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था? गौतम बुद्ध ने, है ना, गौतम बुद्ध ने किया था, है ना। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? अभी वर्तमान में नेपाल में है, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। कब? 483 बीसी में, 483 बीसी में, 483 बीसी में, है ना, गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। कहाँ? कुशीनगर में, है ना। गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन, सुद्धोधन, पिताजी का नाम सुद्धोधन। माता का नाम माया देवी, माता का नाम माया देवी। पत्नी का नाम यशोधरा, यशोधरा, भगवान बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। एक बेटा भी था, उसका नाम था राहुल, ठीक है। उनके प्रिय घोड़ा भी था उनका एक, जिसका नाम था कंथक। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम था कंथक, ठीक है। इनका जन्म हुआ नेपाल के लुम्बिनी में, मृत्यु हुई कुशीनगर में, है ना। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना, कि बिहार में एक जगह है बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे इन्होंने घोर तपस्या किया तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद इन्होंने सर्वप्रथम पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, जो वर्तमान में यूपी में है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, जो वर्तमान में यूपी में है, ठीक है। तो ये गौतम बुद्ध, और कहीं कहीं प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की मौसी थी, है ना। इनके माँ का देहांत हो गया था जब बहुत बचपन में थे, बहुत छोटे थे भगवान बुद्ध। तो उनकी माता का माया देवी का मृत्यु हो गया था। तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, है ना। तो कभी कभी, है ना, पूछ लिया जाता है कि, है ना, ये माँ दिया रहे तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन में अगर प्रजापति गौतमी हो तो वो भी ठीक होता है, ठीक है। तो हम लोग इतना सब कुछ हो गया गौतम बुद्ध के बारे में, है ना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, नेपाल में। 563 बीसी में मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में। कहाँ है? यूपी में। कब हुआ था? तो 483 बीसी में। पिता का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी, पत्नी का नाम यशोधरा, बेटा का नाम राहुल। इनका प्रिय घोड़ा का नाम था कंथक, और इनका लालन पालन जो किया था माँ की मृत्यु के बाद मौसी ने, उस मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है। तो इतना सब कुछ गौतम बुद्ध के बारे में। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में, बिहार में एक जगह है बोधगया, पीपल के वृक्ष के नीचे, फाल्गु या निरंजना नदी के किनारे घोर तपस्या किया उन्होंने और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद सबसे पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में जाकर के दिया, ठीक है। तो आगे अब हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुगलों ने प्रथम मॉडर्न सिटी कहाँ बनाया था? मुगल, है ना। तो फतेहपुर सिकरी बहुत डेवलप था उस समय, है ना। अकबर बादशाह ने फतेहपुर सिकरी को अपना राजधानी बनाया था, इसको स्थापित करके। तो फतेहपुर सिकरी के बारे में कहा जाता है, रॉल्फ फिंच एक अंग्रेज जब आया था, है ना, अकबर के शासन काल में, तो उसने फतेहपुर सिकरी के बारे में लिखा कि फतेहपुर सिकरी उस समय के लंदन से भी ज्यादा विकसित था, बहुत विकसित था, ठीक है। तो फतेहपुर सिकरी जो है ना, मुगलों के द्वारा बनाया गया, है ना, सबसे मॉडर्न सिटी था। और बनाया किसने था? मुगल बादशाह अकबर ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। नीति आयोग के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन है? तो अपना बिहार सबसे गरीब राज्य है। ये हाल ही में आया है रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष, है ना, प्रधानमंत्री होते हैं अभी। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2014 में हुआ था, है ना। नीति आयोग की स्थापना किसके जगह पे? 1 जनवरी 2014 में नीति आयोग की स्थापना किसके जगह पे? तो प्लानिंग कमीशन, है ना,
प्लानिंग कमीशन के जगह पे नीति आयोग की स्थापना किया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एमपी में प्रथम कमर्शियल बायोगैस हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो खांडला में। अब एमपी की बात आ गई तो एमपी के बारे में थोड़ा चर्चा कर ले। यहाँ के जो सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान है। एमपी की राजधानी भोपाल है ना। सबसे पहले जो है ना ड्रोन स्कूल एमपी में खोला गया है। सबसे ज्यादा बाघों की संख्या एमपी में है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की संख्या एमपी में है। सबसे ज्यादा वन और सबसे ज्यादा वन एमपी में है। और क्या इतना ही एमपी के बारे में काफी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातु कौन सा है? तो ऑप्शन में था सीजीएम। ठीक है, तो सीजीएम सबसे विद्युत धनात्मक है। अगर आपको अगले शिफ्ट में ये भी पूछ सकता है सबसे विद्युत ऋणात्मक है ना तत्व कौन है? विद्युत ऋणात्मक तो फ्लोरीन, एफ जिसका होता है हैलोजन ग्रुप का है। तो फ्लोरीन सबसे विद्युत धनात्मक, जितना भी तत्व है उससे सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कोई तत्व है तो वो है फ्लोरीन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राजभाषा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में लागू किया गया था। राजभाषा अधिनियम, इससे संबंधित राजभाषा से संबंधित कुछ बातें हैं हम कर लेते हैं। राजभाषा की चर्चा हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है। 343 में राजभाषा की चर्चा है और कहा गया कि हमारे देश का राजभाषा हिंदी है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।